अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अजहर सलीम बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल हकीम है। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो कि जुम्मन खान सरकार वक्फ स्टेट के ताल्लुक से हो। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने हासिल किया बोर्ड ऑफ औकाफ वेस्ट बंगाल के दफ्तर से। मैं और मेरे कुछ अजीज साथी इन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए काफी मेहनतें की। जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, वो ड्यू प्रोसेस को हम लोगों ने फॉलो करके इन सारे इंफॉर्मेशन को निकाला। जुम्मन खान सरकार वक्फ स्टेट लोग जानते हैं हुसैन शाह रोड के अंदर है। जब हम लोगों ने छानबीन किया इसके दस्तावेज से हमें जुम्मन खान सरकार वक्फ स्टेट का जो नाम है वो असल में मुंशी जुमा खान सरकार मिला। आप लोगों को हैरत होगी कि मुंशी जुमा खान सरकार जो जुम्मन खान सरकार वक्फ स्टेट के नाम से आप लोग जानते हैं। हम लोगों ने जब इसकी फाइल के अंदर देखने की कोशिश की, हम लोगों को सबसे पहले जो दस्तावेज मिला वो एक तौलियतनामा मिला। जुम्मन खान सरकार वक्फ स्टेट का जो फाइल है ईसी नंबर 1014। जब हम लोगों ने इसके अंदर की जो चीजें हैं तलाशने की कोशिश की तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को एक तौलियतनामा मिला। तो हो सकता है तौलियतनामा आप लोगों को एक नया नाम लग रहा है, हालांकि ये तौलियतनामा कुछ और नहीं, ये वो सनद है जिससे किसी शख्स को अगर कोई पद पर या कोई पोजीशन पर फायज करते हुए आप लोग उसका एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसी को तौलियतनामा कहते हैं। यानी जैसे दरगाह, मजार, मस्जिद, वक्फ प्रॉपर्टी, उसके अंदर कोई किसी को जिम्मेदार अगर बनाते हैं, उस जिम्मेदार को बनाने के वक्त जो आप लोग एग्रीमेंट करते हैं, जो आप लोग उसको लिख लेते हैं, कलमबंद कर लेते हैं, उसी को तौलियतनामा कहते हैं। तो ये तौलियतनामा 1931 का हम लोगों को मिला, 1931। इस तौलियतनामा से पहले का कोई भी दस्तावेज उसके पहले उस वक्फ फाइल में नहीं है। यानी तौलियतनामा ही सबसे पहला दस्तावेज है ईसी नंबर 1014 के फाइल के अंदर। चलिए जानते हैं उस वक्फ फाइल के अंदर ईसी नंबर 1014 के अंदर क्या है। इस तौलियतनामा के अंदर लिखा हुआ है एक मस्जिद है जो कि जुमा मस्जिद, इसकी हालत बहुत जर्जर हो गई। एक साहब जो मारापाता गली के अंदर रहते थे, उनका नाम था हाजी अमानुल्लाह साहब। उन्होंने क्या किया, इस मस्जिद का मरम्मत किया और मरम्मत करने के वक्त में अपने जेब से इन्होंने 786 रुपए 15 पैसा इन्होंने खर्च किया और मस्जिद को मरम्मत किया। जब मोहल्ले के लोगों को ये बात पता चला, हाजी अमानुल्लाह साहब देखभाल कर रहे हैं, सारे मोहल्ले वालों का एक मीटिंग बुलाया गया। उस मीटिंग में हाजी अमानुल्लाह साहब को मुतवल्ली चुना गया और उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि वो मस्जिद का देखभाल करें। हाजी अमानुल्लाह साहब जाहिर सी बात है बहुत ही नेक शख्स होंगे जो अपने जेब से 786 रुपए 15 पैसे इन्होंने खर्च किया। आज के डेट में अगर वही 786 रुपए का कैलकुलेट करते हैं तो लाखों में इसका कैलकुलेशन होगा। तो उस जमाने में ये शख्स जिन्होंने इतने नेक नियत से मस्जिद के ऊपर इन्होंने खर्च किया वो काबिले तारीफ है और इसी वजह से इनको लोगों ने मुतवल्ली चुना और बहुत सारे लोग उस मीटिंग में थे जो 6 दिसंबर 1931 में मुनक्किद हुआ था। हाजी सैयद मिन्नतली साहब के जेरे सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद किया गया था और उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस तौलियतनामा में साइन किया। उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सैयद मिन्नतली साहब 37 मोमिनपुर रोड, सैयद मोहम्मद अली साहब 15A शाह अमल लेन, सैयद वाहिद अली साहब 21/1 मोमिनपुर रोड, गुलाम मोहम्मद साहब 10/1 मोमिनपुर रोड, अब्दुल खालिक मंडल साहब 46 डायमंड हार्बर रोड, SMG अब्बास साहब 6 इकबालपुर लेन, मिस्टर ए मजीद 8 हेमचंद्र स्ट्रीट, HM मोहसिन साहब 24 जकरिया स्ट्रीट, हाजी अब्दुल सुभान साहब 9 नंबर कोयला सड़क यानी 9 नंबर कोयला सड़क, गुलाम हक्कानी साहब 40 नाजिर लेन, सैयद अहमद हुसैन साहब शाह अमल लेन, शेख मोहिउद्दीन उस्तागर हुसैन शाह रोड और भी भू कैलाश और बजबत से भी लोगों का साइन इस दस्तावेज में मिला। ये तौलियतनामा है जो कि हाजी अमानुल्लाह साहब को मुतवल्ली चुना गया और वही तौलियतनामा को कुछ लोग डीड समझते हैं। हालांकि तौलियतनामा कोई डीड नहीं है। अगर कोई डीड होता तो उसमें जिससे जमीन खरीदा गया उनका नाम होता या खरीदने वाले का भी नाम होता, मगर उसमें किसी का भी नाम नहीं है, न बेचने वाले का, न खरीदने वाले का, न जिन जिन हाथों से वो जमीन आया है या बेचा गया है उन सारे लोगों का किसी का भी नाम नहीं है। तो इससे ये पता चलता है तौलियतनामा सिर्फ किसी को मुतवल्ली चुनने का या जिम्मेदार बनाने का दस्तावेज है या एग्रीमेंट है। तो ये पहला दस्तावेज है जो तौलियतनामा के नाम पर ईसी नंबर
1014 के अंदर हम लोगों को मिला। हाजी अमानुल्लाह साहब लगभग 6 साल तक मुतवल्ली मस्जिद के बने रहे। 12 अगस्त 1936 में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया जुम्मन खान सरकार वक्फ स्टेट से। तो आप लोगों को और एक बात बताता चलूं कि जुम्मन खान सरकार वक्फ स्टेट के नाम से जो हम लोग आज जानते हैं, दस्तावेज में और जो कम्युनिकेशन वक्फ के तरफ से हुआ करता था उस जमाने में, उसमें मुंशी जुमा खान सरकार वक्फ स्टेट का नाम पर दस्तावेज आया करता था, या जो डिमांड्स, जो कैलकुलेशन शीट्स और बाकी सारे जो कम्युनिकेशन है मुतवल्ली के साथ कम्युनिकेशन, उसमें मुंशी जुमा खान सरकार वक्फ स्टेट के नाम से दर्ज है। हाजी अमानुल्लाह साहब के रेजिग्नेशन देने के बाद मौलवी अब्दुल हकीम साहब जुम्मा खान सरकार वक्फ स्टेट के दूसरे मुतवल्ली बने। उनके साथ अब्दुल रशीद साहब नायब मुतवल्ली भी बने। मौलवी अब्दुल हकीम साहब और अब्दुल रशीद साहब दोनों कामकाज संभालते रहे। 15 साल तक मौलवी अब्दुल हकीम साहब इमाम और मुतवल्ली भी रहे। उस दौरान उनके खिलाफ कोई भी एलिगेशंस, कोई भी कंप्लेन इस ईसी नंबर 1014 के फाइल के अंदर नहीं मिला। तो जिससे ये पता चलता है कि उस दौर के जो लोग थे काफी नेक नियत से खदमात अंजाम देते थे। मौलवी अब्दुल हकीम साहब 23 नवंबर 1951 में इंतकाल किए। उसके बाद मौलवी मोहम्मद सलीम साहब इमाम बने। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब बामिर लॉरी में काम करते थे। उनके वालिद का नाम था कुसीमुद्दीन। जब इमाम बनाया गया तो उनके इमामत को लेकर कुछ लोगों ने उनका मुखालफत किया। कुछ दिनों बाद यानी 1952 या 1953 के आसपास मोहल्ले वालों ने मौलवी मोहम्मद सलीम साहब को रिक्वेस्ट किया कि मौलवी अब्दुल हकीम साहब की जो बेवा है उनसे निकाह कर ले और उनके बच्चों का देखभाल करे। अब्दुल रहमान और अब्दुल मजीद साहब जो मौलवी अब्दुल हकीम साहब के बेटे थे, उनका वो देखभाल करना शुरू किए। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब के 3 बेटे थे और 4 बेटियां उसी जगह पर पैदा हुई। यानी जिस जगह आज अब्दुल रहमान साहब की रिहाइश है उसी जगह मौलवी मोहम्मद सलीम साहब भी रहते थे। पुराने लोग हैं, उन चीजों को बाखूबी जानते हैं। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब का 1980 में इंतकाल हुआ। तब तक वो इमाम थे मस्जिद। लेटर्स ऑफ कंप्लेन उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड में हम लोगों को मिला। जब मोहल्ले वालों ने मुतवल्ली बनाया गया जुम्मा खान सरकार वक्फ स्टेट का, उनको इमाम भी बनाया गया, एलिगेशन लगाए। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट्स दायर किए और वो कंप्लेंट्स और एलिगेशंस के लेटर आज भी बोर्ड ऑफ औकाफ वेस्ट बंगाल के दफ्तर में ईसी नंबर 1014 के फाइल में आज भी है। उनके खिलाफ ये कंप्लेंट था कि वो बतौर लेबर काम करते थे, जोहर असर मगरिब का नमाज वो नहीं पढ़ा पाएंगे और वो उनको इस वजह से उनका अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। और भी एक एलिगेशन था 1951 में उनको कहा जा रहा था कि वो ईस्ट पाकिस्तान के रहने वाले थे, यानी बांग्लादेश के रहने वाले थे। और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो कम्पिटेंट नहीं है, इमामत के लायक नहीं है। उसमें मेजर कंप्लेनेंट जो है उनका नाम हम लोगों को मिला है गौहर आलम शामी साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अब्दुल खालिक मंडल साहब। इन सारे लोगों का सिग्नेचर उस कंप्लेन लेटर्स में है। कंप्लेन लेटर में मेन सिग्नेचर जिनका है उनका नाम है मोहम्मद ईसा, उनका एड्रेस है 4/1 हुसैन शाह रोड। उन दोनों पोस्ट के खिलाफ था। एक पोस्ट कार्ड के जरिए से उनको ये बताया गया था कि 430 रुपए जो बकाया है जुम्मा खान सरकार वक्फ स्टेट का, वो बकाया अगर आप दे देते हैं तो आपको मुतवल्ली तस्लीम किया जाएगा। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब उस बकाया रकम को बाकायदा वक्फ बोर्ड को दिया और वक्फ बोर्ड के तरफ से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उनको दिया गया। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट डायरी नंबर 3243 डेटेड 15/11/1951 तयशुदा वक्त के अंदर मौलवी मोहम्मद सलीम साहब 430 रुपए वक्फ बोर्ड में उन्होंने जमा करवाया और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट 23/11/1951 में डायरी नंबर 3347 के जरिए से उनके पास एक डिमांड के शक्ल में एक कागज आया और उसके जरिए से उनको पता चला कि उनको जुम्मा खान सरकार वक्फ स्टेट के मुतवल्ली चुना गया या मान लिया गया। इसमें भी जुमा खान सरकार नाम अभी भी दर्ज है। 1951 तक डिमांड में जुमा खान सरकार लिखा गया है। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब को जब मोहल्ले वालों ने इमाम के तौर पर चुना, उनको कुछ कंडीशंस दिए। उस कंडीशन के तहत ये लोगों ने ये कहा कि आप अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तभी आपको मुतवल्ली बनाया जाएगा और
मस्जिद के इमाम के तौर पर आपको रखा जाएगा। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब को क्या कंडीशन दिया गया आप लोगों को बताता हूँ। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब को ये कंडीशन दिया गया कि मरहूम मौलवी अब्दुल हकीम साहब की जो बेवा है और उनके साथ उनका दो जो बेटे हैं अब्दुल रहमान और अब्दुल मजीद को आपको इनके अखराजात देने पड़ेंगे और दो बच्चों के लिए स्टेट की जानिब से आपको रकम देना पड़ेगा ताकि जिससे उन लोगों का देखभाल हो सके, तभी इनको मुतवल्ली और इमाम रखा जाएगा। स्टेट के जो अकाउंट्स है उनको मेंटेन करना पड़ेगा और जो अखराजात होते हैं लोगों के सामने पेश भी करना पड़ेगा। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब के फेवर में पूरे हुसैन शाह रोड के लोगों ने एक मास मीटिंग किया। वो मास मीटिंग का लेटर का डेट है 15 नवंबर 1951। उस मास मीटिंग में ये तय किया गया कि मौलवी मोहम्मद सलीम साहब को रखा जाएगा। कुछ नाम मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। करीब 30 से 35 लोगों ने उनके फेवर में दस्तखत किए थे, जिसमें अब्दुल हमीद साहब 43 हुसैन शाह रोड, जहूर अहमद साहब 43 हुसैन शाह रोड, शाह साजिद अहमद 43 हुसैन शाह रोड या शाह संजीद अहमद 43 हुसैन शाह रोड। पुरानी दस्तावेज है, इसमें समझने में थोड़ी दुश्वारियां आ रही थी। उस्मान गनी साहब 47 हुसैन शाह रोड, यासीन खान साहब 55 हुसैन शाह रोड, हबीबुर रहमान साहब 15 ब्राउनफील्ड रोड, जाने आलम साहब 55 हुसैन शाह रोड, नूर मोहम्मद साहब 55 हुसैन शाह रोड, सैयद अबुल हुसैन साहब 53 हुसैन शाह रोड, सैयद हुसैन जमा साहब 53 हुसैन शाह रोड, अब्दुल रहमान साहब 8/1 मोमिनपुर रोड, शेख रहमान 27 हुसैन शाह रोड, गाजी रबीउल हक 27 हुसैन शाह रोड, निसार अहमद साहब 43 हुसैन शाह रोड, अब्दुल लतीफ साहब हुसैन शाह 55 हुसैन शाह रोड। करीब करीब 30 से 35 लोगों ने उनके फेवर में साइन किया। मौलवी मोहम्मद सलीम साहब 1980 तक इमाम बने रहे बूढ़ी मस्जिद के, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग इमाम कह सकते हैं आप लोग। 22/12/1952 में मोहल्ले वालों की जानिब से एक और खत लिखा गया और वो भी मास मीटिंग के जरिए से वो बोर्ड ऑफ औकाफ में भेजा गया। एक मास मीटिंग के जरिए से जो दूसरा लेटर भेजा गया उसमें ये लिखा गया, जिन लोगों को आपने मुतवल्ली बनाया है, मुतवल्ली कमेटी अप्रूव किया है, वो लोग ये इस इलाके के बाशिंदा है ही नहीं, वो लोग कभी हुसैन शाह रोड में आते ही नहीं, वो लोग कभी इसके आसपास दिखते नहीं, उनको कैसे आप लोगों ने अप्रूवल दे दिया? अगर ये चीज आप लोग अगर रिव्यू नहीं करते हैं तो मोहल्ले के अंदर झमेला होने के चांसेस हो सकता है। तो आप इन लोगों का अप्रूवल रद्द करें। मोहल्ले वालों के जानिब से ये बताया गया है उस लेटर में, आप जिन लोगों को अप्रूवल दिया मुतवल्ली और कमेटी बनाकर, ये लोग इस मोहल्ले के बाशिंदा है ही नहीं, इस मस्जिद के आसपास भी नहीं आते हैं, ना कोई काम काज में कभी भी ये लोग दिखे हैं इलाके के अंदर, तो आप लोगों ने कैसे इनको अप्रूवल दे दिया? अगर इनका अप्रूवल आप लोग अगर रद्द नहीं करते हैं, ये मोहल्ले वाले कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेटर के जरिए से। उस लेटर का डेट है 23 दिसंबर 1952, डायरी नंबर 3781। जो खास नाम है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। 50-60 लोगों ने दस्तखत किए और बहुत ही इमिनेंट जो लोग हैं उस जमाने के, उन्होंने इस दस्तावेज में साइन किया, जिसमें से सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूँ जो कि आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं उनको, जनाब निसार अहमद, जो कि उस जमाने मुतवल्ली थे। 35 हुसैन शाह रोड एड्रेस है उनका। एम.ए. खान साहब 29 हुसैन शाह रोड, अब्दुल मन्नान साहब, अब्दुल लतीफ साहब 55 हुसैन शाह रोड, हबीबुर रहमान साहब हुसैन शाह रोड, शेख अब्दुल अहद 55 हुसैन शाह रोड, मोहम्मद इसाक 27 नंबर हुसैन शाह रोड, शेख हामिद अली, शेख मोहम्मद हुसैन, शेख अली ऑल लैंडलॉर्ड 29 हुसैन शाह रोड, अब्दुल अली 29A हुसैन शाह रोड, मोहम्मद कुद्दूस 47 हुसैन शाह रोड, गुलाम अहमद 55 हुसैन शाह रोड, मोहम्मद इस्माइल 53 हुसैन शाह रोड, S.J. आलम 55 हुसैन शाह रोड, मोहम्मद इदरीस अली 53 हुसैन शाह रोड। करीब 50 से 60 लोग ये खत लिखा वक्फ बोर्ड को, गोहर आलम शामी का मुतवल्लीशिप का अप्रूवल रद्द किया जाए। मैं आप लोगों को एक खास बात बता रहा हूँ। अब्दुल हकीम साहब जिस मकान में रहते थे, जो आज भी उनके औलाद रहते हैं, अब्दुल रहमान साहब, उस मकान के आजू बाजू में टाइल्स बनाने की कंपनी मुंशी शमी अहमद साहब चलाते थे। जब गोहर आलम शामी के पहले वो खाली बंजर जमीन पड़ा था, वहाँ पर आज जहाँ पर प्रेयर हॉल बनाया गया है, एक कब्र हुआ करता था और बाकायदा वो कब्र घेरा हुआ था। गोहर आलम शामी मुतवल्ली बनने के पहले
ये जो जमीन थी अब्दुल हकीम साहब के मकान के आजू बाजू में, दाहिने और बाएं में, वहाँ पर कोई भी मकान नहीं। यानी गौहर आलम शामी के आने के बाद ही ईसा साहब, जिन्होंने कंप्लेन किया था मौलवी मोहम्मद सलीम साहब के खिलाफ, जिन्होंने गौहर आलम शामी को मुतवल्ली बनाया था, गौहर आलम शामी ने ईसा साहब के साहबजादे समी अहमद साहब थे, समी अहमद साहब को वो लैंड उन्होंने बतौर भाड़े के तौर पर दिया या ऐसे ही दे दिया बिजनेस करने के लिए। अगर मुझे पता चला कि वो लोग भाड़ा देते थे मस्जिद कमेटी को। हैरत की बात यह है कि जो जमीन खाली थी गौहर आलम शामी के आने के बाद ही वहाँ पर 2 बिजनेस प्लेसेस बन गए। ये बहुत हैरत की बात। तो आखिर क्या बात है, क्या साठगांठ थी इन लोगों के अंदर? 10 कट्ठे के ऊपर ये वक्फ स्टेट हुआ करता था और ये खाली जमीन कुछ लोगों के नजर में थी, ये समझ में आ गई। जो तौलियतनामा में भी एक बात आई थी, जो आपको बताता चलूं, उसमें ये भी बात है कि कुछ लोगों ने इसके झूठे और नकल कागजात बनाए थे, जो मैंने पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। गौहर आलम शामी साहब चौथे मुतवल्ली बने जुम्मा खां सरकार वक्फ स्टेट। उन्होंने ही अपना नाम कलकत्ता कॉरपोरेशन के टैक्स बिल में चढ़ाया, जो आज भी उनके नाम से ही आता है। ये 7 नंबर हुसैन शाह रोड का टैक्स बिल में उनका नाम आज भी चढ़ा हुआ है, गौहर आलम शामी साहब। और केआरएफ नजीर अहमद साहब के नाम पर आज भी आता है जुम्मा खां सरकार वक्फ स्टेट के टैक्स बिल में। 9A हुसैन शाह रोड, 9B हुसैन शाह रोड और 9C हुसैन शाह रोड आज भी उन्हीं का नाम पर ही टैक्स बिल आया करता है, जिन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन के टैक्स बिल में चढ़ाया और उनका नाम एज ए ओनर के तौर पर लिखा हुआ है। वो 4th मुतवल्ली बने या चौथे मुतवल्ली बने, मगर ओनर के तौर पर गौहर आलम शामी मुतवल्ली लिखा हुआ है जुम्मा खां सरकार वक्फ स्टेट के। कि 7 नंबर हुसैन शाह रोड के नाम पर जो टैक्स बिल आया करता है, ये 7 नंबर हुसैन शाह रोड कितना बड़ा है? ये पूरा खाली जगह जो है, जिसमें 2 स्कूल है, एक अब्दुल रहमान साहब का मकान है और बीड़ी वाले के पास से जो एरिया है वो पूरा एरिया लेकर आधा मस्जिद के अंदर भी ये घुसा हुआ है। इतना बड़ा एरिया 7 नंबर एरिया है। ये कागज 1970s का है। उस वक्त में मोहम्मद सलीम साहब ने भी कोशिश किया था एमलगमेशन करने के लिए। 7 नंबर हुसैन शाह रोड, 9A, 9B और 9C हुसैन शाह रोड को एमलगमेट करने के लिए इन्होंने कोशिश किया था, मगर ये हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक सवाल है। किसने जुमा खां सरकार वक्फ स्टेट को डिवाइड किया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आखिर जुमा खां सरकार वक्फ स्टेट का एड्रेस क्या है? मैं अपने लीगल काउंसिल से RTI करवाया था, उसके तहत मैंने पूछा था EC नंबर 1014 विच प्रेमाइसेस और प्रेमिसेस आर एनरोल्ड इन द अबव मेंशन वक्फ स्टेट। तो उन्होंने जवाब दिया प्रेमाइसेस नंबर 9 हुसैन शाह रोड, कोलकाता 23 comprising of 10 कट्ठास of land was enrolled under जुमा खां सरकार वक्फ स्टेट वाइड EC नंबर 1014। मैंने ये भी सवाल किया था कि on which basis और documents the above state is enrolled। बोर्ड ऑफ औकाफ में मेरा इस सवाल का जवाब नहीं दिया। EC नंबर 1014 जो एनरोल्ड है उसके साथ दस्तावेज क्या है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बोर्ड ऑफ औकाफ ने जवाब, ये बोर्ड ऑफ औकाफ ही बता सकेगा। जुमा खां सरकार वक्फ स्टेट में जो चौथे मुतवल्ली गौहर आलम शामी साहब, जिनके नाम पर आज भी टैक्स बिल आया करता है, उसके बाद नजीर अहमद साहब बने, उसके बाद मोहम्मद हुसैन साहब बने 6ठे मुतवल्ली या 7वें मुतवल्ली। बीच में मंजूरुल हसन साहब का भी नाम आया था, उन्होंने इस पद को नहीं अपनाया, पर्सनल रीजन बताए ना एक्सेप्ट करने का। मोहम्मद हुसैन साहब के बाद अब्दुल रहमान साहब 1991 में जुम्मा खां सरकार वक्फ स्टेट के मुतवल्ली बने। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन 15/9/2008 में दिया, यानी 17 साल तक वो इस पोजीशन में फाइज रहे, यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग मुतवल्ली बोल सकते हैं या लॉन्गेस्ट सर्विंग मुतवल्ली कमेटी के सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। 17 साल के टेन्योर के दौरान उनके खिलाफ भी काफी लोगों ने कंप्लेन किया और वक्तन फोक्तन कमेटी के मेंबर्स भी चेंज हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्यादा दिनों तक लोग अगर एक पोजीशन पर फाइज रहते हैं, उस जगह से उनको मोहब्बत हो जाती है। पब्लिक प्रॉपर्टी अगर जहाँ होता है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी में ज्यादा दिनों तक किसी को भी रहना नहीं चाहिए। मेरी अपनी जाती राय ये है, अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप अगर ज्यादा दिनों तक रहते हैं, आपके साथ साथ आपके सोच जोश में भी कमी आ जाती है। ये हर दौर में होता है और यहाँ भी हुआ है अब्दुल रहमान साहब के साथ। अब्दुल रहमान साहब 17 साल तक मुतवल्ली बने रहे। उनको कई दफा बोला जाता था कि आप छोड़ दे, मगर वो अलग अलग एक्सक्यूजेस देते और उनको कई दफा
सजेशंस दिया जाता था। मैंने भी कई दफा सजेशंस दिए उन कि मस्जिद में ये काम करना है, वो काम करना है। मैं जुम्मा खान सरकार वक्फ एस्टेट के अंदर, जो कि वक्फुल औलाद नहीं है, उसमें मैं भी अपने राय देने में उतना ही हक रखता हूँ, मगर मेरे राय को नजरअंदाज किया जाता था। मैं अगर बोर्ड में कुरान और हदीस की कोटेशन लिखता था तो वो नाराजगी जताते और वो परमिशन चाहते थे कि तुम्हारा परमिशन है। बोर्ड में हदीस लिखने का परमिशन वो मांगते थे, आयतों को लिखने के लिए तो उसके लिए भी वो बोलते थे तुम्हारे पास परमिशन है ही नहीं। तो इसी तरह से वो बहुत साल पहले जब मस्जिद बन रही थी, मेंबर के पास से उन्होंने 3 छेद करवाया था, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का आवाज जा सके, मगर उन्होंने वो कैसा बनेगा और क्या मैकेनिज्म होगा उन्होंने तैयार किया ही नहीं। मस्जिद के 17 साल तक मुतवल्ली बने रहने के बावजूद भी उस चीज को उन्होंने नहीं बनाया। हालांकि बाद में जब मस्जिद बनी, जब ताहिर हुसैन साहब मुतवल्ली बने, उन्होंने मेरा सजेशन के तौर पर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के आवाज आने के लिए उन्होंने एक कटिंग करवाया दीवार का, और वो कटिंग मैंने ही सजेशन उनको दिया था कि वहां से दीवार कटवाइए, ग्राउंड फ्लोर की आवाज मिल जाएगी अगर लोड शेडिंग हो जाती है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं ज्यादा दिनों तक किसी भी पोजीशन पर आप अगर फाइज रहिएगा तो आपका जोश, आपका सोच और आप जिस ताकत के जरिए से आप काम करते हैं उसमें कमी आ जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। ये लोगों को सोचना पड़ेगा, ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर लोग ये बातें नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे जैसे नए नस्ल आएगी उनके साथ सोच को आपको मिलाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ आप उनके रंग में रंग जाइए, वो भी सही राय देते हैं, आपको उनकी राय को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तभी आप किसी पोजीशन पर फायज रह सकते हैं। मैंने पहले भी इजहार किया कि ज्यादा दिनों तक एक पोजीशन पर फायज नहीं रहना चाहिए, तो वही हुआ जो होना था। लोगों ने उनके खिलाफ भी मोर्चा बुलंद किया और उनको रिजाइन देना पड़ा अपने पोजीशन से। तो जनाब अब्दुल रहमान साहब 15/9/2008 में रेजिग्नेशन दिया और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मुतवल्ली भी रहे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं अब्दुल रहमान साहब उस मकान में कैसे रहते हैं। तो अब्दुल रहमान साहब के वालिद, जो कि 1936 से पहले से रहा करते थे वहाँ पर, उनके इंतकाल के बाद मोहम्मद सलीम साहब बने मुतवल्ली और इमाम रहे 1980 तक, और 1980 के बाद अब्दुल रहमान साहब के नाम पर रेंट बिल कटना शुरू हुआ। ये है 1985 का जो लिस्ट ऑफ टेनेंट्स है, इसमें सबसे पहला नाम अब्दुल रहमान साहब, रकम 55 रुपीज, 55 रुपया अब्दुल रहमान साहब का जो मकान है, जो कि फैमिली क्वार्टर है, आप लोग को मिल जाएगा इसी नंबर 1014 में। अगर आप देखिएगा इसमें नीचे में आप देख सकते हैं, ये लाइन मैंने खींचा है, ये सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल के नाम पर ये है टेनेंसी लिस्ट। 1985 का ये टेनेंसी लिस्ट है, जिसमें उनका भाड़े का रकम है 50 रुपीज सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल का, जो 2 प्लॉट यूज करते थे, बाहर में ऑफिस का भी स्पेस वो यूज करते थे। 3 स्पेसेस को लेकर के वो 50 रुपए 1985 में भाड़ा दिया करते। अब्दुल रहमान साहब का टेनेंसी लिस्ट में सबसे पहला नाम है 1985, जिस वक्त अब्दुल रहमान साहब मुतवल्ली थे नहीं, उस वक्त मोहम्मद हुसैन साहब मुतवल्ली थे, जुम्मा खान सरकार वक्फ एस्टेट। तो ये अब्दुल रहमान साहब, और वालिद का नाम अब्दुल हकीम साहब, आधार कार्ड का जेरोक्स, वोटर आई कार्ड का जेरोक्स। मोहम्मद हुसैन साहब मुतवल्ली जब थे उस वक्त का टेनेंसी लिस्ट मैंने दिखाया आपको, और ये है 2019 का टेनेंसी लिस्ट। अब्दुल रहमान साहब 2 रूम्स है इनका, उसमें भी ये टेनेंट के तौर पर जुम्मा खान सरकार वक्फ एस्टेट के अंदर रहते हैं। जुम्मा खान सरकार वक्फ एस्टेट, जो जुम्मन खान सरकार वक्फ एस्टेट के नाम से आप लोग अभी जानते हैं, ये जुम्मन खान सरकार कैसे हुआ, जो कि जुम्मा खान सरकार था, ये किसने किया और इसको 4 हिस्सों में तकसीम किसने किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल की गुत्थी को नहीं सुलझाया जाए तो आने वाले नस्ल के लिए और आने वाले जो भी जिम्मेदार होंगे उनके लिए ये पेचीदा हो सकता है। और जो भी मस्जिद से जुड़े कागजात है वो मस्जिद की आर्काइव के अंदर होना चाहिए, बतौर मस्जिद का डॉक्यूमेंट्स या जुम्मन खान सरकार वक्फ एस्टेट का डॉक्यूमेंट्स, एक कॉपी वहां पर भी एक कॉपी होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि सी मुतवल्ली ने भी इन सारे कॉपियों को निकालने की कोई भी कोशिश नहीं। क्यों इन्होंने कोशिश नहीं किया? क्या अब्दुल रहमान साहब का 17 साल का मुतवल्लीशिप कम था? क्या ताहिर हुसैन साहब जो 2009 में मुतवल्ली बने, सेक्रेटरी टू द मुतवल्ली कमेटी बने, उन्होंने क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे ये दस्तावेज कैसे मिल गया? मैंने मेहनत किया, मेरे अजीज दोस्तों ने
मेरे साथ मिलकर मेहनत किया, हम लोगों ने वक्त दिया, उसके बुनियाद पर ये दस्तावेज हाथ आया हम लोगों को। यानी ये लोग भी अगर मेहनत करते, आज मस्जिद के अंदर ये दस्तावेज होता और लोगों को दिखा सकते ये लोग हैं। ये तारीख की बातें हैं, जुम्मा खान सरकार वक्फ एस्टेट से जुड़ा हुआ। मगर अफसोस की बात यह है किसी ने भी कोशिश नहीं की।